विद्यार्थियों नमस्कार। एक दल के प्रभुत्व का दौर, स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 2। आज हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। इनका विचार था कि कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन हो और इसमें समताकारी विचार आ जाएं, समानता के विचार इसमें समायोजित हो जाएं। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना धारण कर सकें। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में छिटपुट सफलता ही मिली। यानी 1948 में जब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी ने एक अलग अपनी पार्टी बनाई और इसने चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन ये चुनाव में कुछ खास हासिल नहीं कर पाई थी। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। जो समाजवादी विचारधारा के थे वो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी यानी कम्युनिस्टों दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों की पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ, यानी इसके कुछ टुकड़े भी हो गए और कुछ मामलों में कांग्रेस से इसका मेल भी हो गया। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। अर्थात ये जो नेता ये सभी समाजवादी दल में पहुंच गए थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर, यह सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। यानी इन तीनों दलों में सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है।
के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। मतलब भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां केवल एक पार्टी का दौर रहा हो। दुनिया में अन्य और भी ऐसे देश हैं जो एक पार्टी के दौर से गुजरे हैं या एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। ऐसे कई मुल्क हैं दुनिया में। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। बाकी मूल्यों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। यानी चीन है, सीरिया है, क्यूबा है, यहाँ के संविधान ने तो केवल एक पार्टी को ही शासन की अनुमति दी है। एक पार्टी ही शासन करेगी इन देशों पर, ऐसा वहाँ का संविधान अनुमति देता है। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, इसका वर्तमान नाम म्यांमार है, पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। यानी अब से कुछ वर्षों पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक ही पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। यहाँ भी एक पार्टी ही काम करती थी। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। जो इन अन्य देशों का हमने जो से तुलना की है एक पार्टी के प्रभुत्व की और भारत में, तो भारत का इन अन्य देशों से जो तुलना हम करते हैं तो भारत का एक अलग तरीका है एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर या एक पार्टी के प्रभुत्व की जो कहानी है या परिस्थिति है वो अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति। देखिए, हमारे देश में जो एक पार्टी का प्रभुत्व है ये लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हुआ है। एक पार्टी का प्रभुत्व चुनाव के द्वारा हुआ है, लगातार चुनाव जीते। अन्य पार्टियों ने भी इसके विरोध में चुनाव लड़ा, उसके बाद भी कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व जमाए रखा प्रथम 3 चुनाव में। जबकि अन्य देशों में किसी देश में संविधान ही कहता है कि यहाँ एक ही पार्टी होगी और किसी देश में जाकर के वहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व या तो सेना के दम पर हुआ या तानाशाही के दम पर हुआ। विभिन्न प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं भारतीय की राष्ट्रीय कांग्रेस के एक पार्टी के प्रभुत्व में और अन्य देशों के प्रभुत्व में। हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद, यानी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति चल रही थी वहाँ पर उसकी समाप्ति हो गई और उस समाप्ति के बाद अफ्रीका नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। क्योंकि अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी दक्षिण अफ्रीका की, उसने रंगभेद की नीति समाप्त करने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उसी प्रकार भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भारत को आज़ाद कराने में अमूल्य योगदान दिया था। भारत के लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसका उत्तराधिकारी मानते थे। भारत का उदाहरण इसीलिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के जैसा ही है क्योंकि दोनों ने विदेशियों से अपने आप को मुक्त कराया था। कांग्रेस पार्टी की एक कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में हैं। यानी स्वाधीनता संग्राम की अगर विरासत खोजी जाए
तो कांग्रेस की जो असाधारण सफलता की जड़ें हैं वो उसके विरासत में मिलेंगी, यानी स्वाधीनता संग्राम की विरासत में हैं। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। ज़्यादातर यहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस या उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणीय रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। यानी जो नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन में जो सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होते थे, नेतृत्व करते थे, लोग उनकी बात को बड़ी उत्सुकता से स्वीकार करती थी, ग्रहण करती थी, मानती थी। आज वही नेता कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय से लेकर आज तक ये, यानी कि आज़ादी के बाद तक, एक सुसंगठित पार्टी थी और बाकी दल हाल ही में जन्म लिया था, इतना इनका बड़ा संगठन नहीं होता था। तो जब तक ये अपनी रणनीति के बारे में सोच रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फ़ायदा मिला, क्योंकि कांग्रेस अव्वल भी थी, नंबर 1 पर भी थी और इकलौती पार्टी थी भारत की, तो इसका भी उसको फ़ायदा मिला। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुँ ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवा रही थी और इसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, यहाँ हम देखेंगे कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में थी। आप यह बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह पर भी भरभीत थी। यानी कि उस समय तक कांग्रेस नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्ग का एक हित समूह भर थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी दां, अगड़ी जाति, ऊंचले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। कांग्रेस ने सभी को समान जगह दी। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृत्व उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक शतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक संगठन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और आतिशबाजी, कंजर्वेटिव
और रेडिकल गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम मार्गियों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ, मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले ना पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के अंदर जो गुट थे उनमें कांग्रेस तालमेल बनाती थी और इसके अंदर सहनशीलता भी थी। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साधकर चलना पड़ता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाइयों में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और एक कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझा था। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। चूँकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बन रहे। पार्टी के बाहर निकल कर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थीं। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थीं।
इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थीं। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थीं। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थीं, उस पर दबाव डालती थीं और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थीं। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के लिए एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कांग्रेस प्रणाली से क्या आशय है, तो हम लिखेंगे पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यानी कांग्रेस ही अपने आप में विपक्ष थी और वही सत्ताधारी पार्टी थी। दोनों भूमिका कांग्रेस ने निभाई थी, इसलिए इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। विपक्षी पार्टियों का उद्भव। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थीं। चुनाव प्रणालियों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविधि और जीवंत विपक्षी पार्टियां थीं। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थीं। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग
आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर में रहा। इस पुस्तक में आगे के हिस्से में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। ये तस्वीर उस समय की है जब 1948 में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल के पद की शपथ दिलाई गई थी। शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में बैठे हुए बाएं से दाएं, हम बाएं से दाएं देखेंगे। यहाँ सबसे पहले ये ब्लैक कोट पहने हुए बैठे हैं और इनको देखें हम, रफ़ी अहमद किदवई। ये हैं रफ़ी अहमद किदवई। दूसरे बलदेव सिंह, ये हैं बलदेव सिंह। मौलाना आज़ाद, ये हैं मौलाना आज़ाद। स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जस्ट बगल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद भारत के बिस्मार्क लौह पुरुष भारत के बिस्मार्क और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत सरकार में पहले गृह मंत्री। इसके पश्चात जो महिला बैठी हुई हैं, राजकुमारी अमृत कौर, ये मंत्रिमंडल की सदस्य हैं नेहरू की, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद जॉन मथाई, ये हैं जॉन मथाई। और बाबू जगजीवन राम। इसके बाद ऊपर की पंक्ति अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर की पंक्ति हम देखें तो इसमें श्री गाडगिल, श्री नियोगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर, जय रामदास दौलतराम। इस प्रकार से एक ये चित्र है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जब 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बने, उस समय के शपथ ग्रहण के तत्पश्चात का चित्र है। इसमें नेहरू मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित हैं। यहाँ इस चित्र के द्वारा एक कार्टूनिस्ट विपक्षी पार्टियों की रस्साकशी के बारे में अपने कार्टून की कला के द्वारा कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये रस्साकशी 29 अगस्त 1954 इस कार्टून में सरकार और विपक्षी दलों की ताकत की तुलना की गई है। कार्टून में दर्शाए गए पेड़ पर नेहरू और उनके कैबिनेट सहयोगी बैठे हैं। ये जो पेड़ है इस पर जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं और उनके सहयोगी बैठे हुए हैं पेड़ पर, यानी ये सत्ता का वृक्ष है। पेड़ के नीचे विपक्षी नेताओं, ये जो पेड़ के नीचे हमें यहाँ दिख रहे हैं ना, ये लोग जो है ये सब विपक्षी नेता हैं। विपक्षी नेताओं A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी, श्रीकांतन
नायर और सरदार हुकुम सिंह को दिखाया गया है। विपक्षी नेता पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी विपक्षी लोग हैं, ये सत्ता को गिराने का प्रयास करते हैं। जैसा कि लोकतंत्र में होता आया है, विपक्ष हमेशा सत्ता को गिराने की फिराक में रहता है, कोशिश करता है। भारतीय जनसंघ, मैनिफेस्टो एंड प्रोग्राम ऑफ द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जनसंघ की जड़ें RSS में और हिंदू महासभा में थीं। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। यहाँ अंग्रेजों को हटाकर हिंदी को, यानी अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। यानी जो जनसंघ बना था, ये अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने में के लिए आंदोलन में सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीतीं। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय का यहाँ पर चित्र दिया जा रहा है। 25 पैसे का डाक टिकट है यहाँ पर। दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1968 इनका काल रहा है। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव, फिर अध्यक्ष, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय जी। यहाँ एक डाक टिकट 1 रुपये का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ जारी किया गया था। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 इनका काल रहा। जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष में अगुवा विद्वान और बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। भारत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये संविधान सभा की। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से संबोधित किया जाता है।
इनका संविधान के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1 रुपये का डाक टिकट रफ़ी अहमद किदवई 1994 से 1954, 1894 से 1954 कार्यकाल इनका। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता, प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री, 1946 में दोबारा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। 1952 से 54 तक इनका। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट पार्टी ग्रुप उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी, मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद थे। बहरहाल आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि आखिर जो आज़ादी देश को हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है या यह आज़ादी झूठी है? आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नब्बूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी या CPIM नाम से अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं। यहाँ एक डाक टिकट A.K. गोपालन, केरल के कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात मार्क्सवादी में शामिल और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य संसद के रूप में विशेष ख्याति 1952 से सांसद। एक 25 पैसे का डाक टिकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के नेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में मौत।
यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यदि बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये जनसंघ का ही हिस्सा है, अर्थात इसकी स्थापना, जनसंघ की स्थापना के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना हम मान सकते हैं उसी में, क्योंकि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी से ही, जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ है और इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।